हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपकी नीट 2026 की प्रिपरेशन इस चैनल पे स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए डिटेल में कराई जाएगी और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आई हूँ अपना क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 5। आज के सेशन में हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो कंप्लीट करेंगे, यानी आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सीड डेवलपमेंट के बारे में, फ्रूट डेवलपमेंट के बारे में और अपोमिक्सिस ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। हमने प्रीवियस 4 पार्ट्स में काफी डिटेल में ये चैप्टर कवर किया है और मैंने हर एक सेशन में आपको टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड नीट एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाए हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हमने 30 से 40 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए हैं और अब जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं लाइव सेशन लेकर आने वाली हूं और हम नीट के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे ही लाइव लेक्चर का नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आपका वो नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइव सेशन में एमसीक्यू सॉल्व करने का मजा ही कुछ अलग होता है कि नहीं। चलो, सो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस 4 सेशंस देखे हैं। मैंने लास्ट सेशन में कुछ एमसीक्यूज आपको होमवर्क दिए थे, तो जो आज के सेशन में भी मैं आपको लास्ट में कुछ एमसीक्यूज होमवर्क देने वाली हूँ। आपको उनका आंसर नीचे कमेंट में करना है और आज के सेशन की शुरुआत भी हम एमसीक्यू से करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में हम एमसीक्यू करते हैं, लेक्चर के बीच में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं और लेक्चर के एंड में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। ये पैटर्न फॉलो करने से आपकी नीट 2026 की प्रिपरेशन डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से होगी। सो रेडी, चलो ये रहा अपना आज का पहला एमसीक्यू। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकॉट एम्ब्रियो सैक इज डैश। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकॉट एम्ब्रियो सैक, ये हमारा ओव्यूल है, ठीक है। यहाँ पे अपना एम्ब्रियो सैक है, तो ये एम्ब्रियो सैक का ये वाला जो पार्ट है दिस इज माइक्रोपाइल। हमको अंदर का अरेंजमेंट पूछा है, तो यहाँ पर हमारे 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं, फिर यहाँ पे हमारे 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलार न्यूक्लियाई, तो ये होते हैं 2, और यहाँ पे 3 एंटीपोडाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो अरेंजमेंट कैसे पैटर्न में दिया गया है, ये नीट 2006 का क्वेश्चन है। पहले 3 फिर 2 फिर 3, तो अगर हम इसका पैटर्न देखें तो कैसा है इसका पैटर्न 3 2 3। ये पैटर्न गलत है क्योंकि यहाँ पे सेंटर में 3 सेल बोला गया है, नहीं, पहले 3 होते हैं फिर बीच में 2 होते हैं और फिर 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये लास्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर डैश। जो नारियल का पानी हम पीते हैं और जो नारियल की मलाई हम खाते हैं, ये जो पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ये हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। नारियल का पानी और नारियल का जो मलाई हम खाते हैं इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, बताओ। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, ये 2012 का नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। यस, देखो जो एंडोस्पर्म होता है, हमने एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा था, 2 टाइप के एंडोस्पर्म्स होते हैं। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको ये वाला फोटो भी दिखाया था कि जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का वो न्यूक्लियर टाइप का होता है और जो मलाई हम खाते हैं वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। तो नारियल का पानी और नारियल की मलाई जो हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। दे आर टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। चल आगे जाते हैं। तो अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीड डेवलपमेंट का टॉपिक। अभी देखो एकदम सिंपल सी चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओव्यूल से बनता है सीड और ओवरी से बनता है फ्रूट, और ओव्यूल के जो इंटीग्यूमेंट्स लेयर होती हैं, ये इंटीग्यूमेंट्स लेयर आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है सीड कोट में, यानी मेम्ब्रेन होती है। और फ्रूट में क्या होता है, हमारे ये ओव्यूल की लेयर है, ओवरी की जो आउटर लेयर होती है, ओवरी की जो आउटर लेयर होती है, आउटर वॉल ऑफ ओवरी, ये बन जाती है पेरिकार्प, यानी फ्रूट की आउटर लेयर। तो ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन आपको क्विक रिवीजन के लिए काफी यूजफुल रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, और एक चीज जो हमारा
सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है PEN, ये आगे जाके मैच्योर एंडोस्पर्म यानी हमारी सीड का फूड, हमारे जायगोट का फूड, हाँ या नहीं? ठीक है। और एम्ब्रियो सैक की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियो सैक आगे जाके कन्वर्ट होगी एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो आगे जाके कॉटिलिडॉन्स में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? कॉटिलिडॉन्स में। ठीक है, चलो एक्चुअली देखा जाए तो एंडोस्पर्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉटिलिडॉन्स। ठीक है, इसको इतना ही लिखते हैं। ओके, चलो अब थ्योरी देखते हैं और साथ में कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। पहला लाइन क्या बोला है थ्योरी में? इन एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ये कैसे पता चलता है? जब हमको सीड मिल जाती है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो सीड के लिए दूसरा नाम क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हुआ और तब जाके हमको सीड मिली है। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स। यूजुअली सीड्स कहां पर फॉर्म होते हैं? फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट के बाहर नहीं होते हैं ना। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। तो देखो हमारी जो सीड होती है, ये सीड के बाहर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को बोलते हैं सीड कोट। इट कंटेन्स कॉटिलिडॉन्स, अंदर ही अंदर ऐसे हमारे सीड के कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी ये कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इट कंटेन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्योंकि एम्ब्रियोनल एक्सिस से ही आगे जाके प्लीम्यूल और रेडिकल बनने वाला है ना। ये देखो हाइपोकोटाइल से रेडिकल बनेगा और प्लीम्यूल से आपका शूट बनेगा। द कॉटिलिडॉन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर। डायग्राम 1.15 का ए वाला डायग्राम देखने बोला है, ये वाला डायग्राम। दीज कॉटिलिडॉन्स आर वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, दे आर थिक, दे आर स्वोलन, क्योंकि ये फूड स्टोर करते हैं। मतलब मैंने जो ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म कौन खा लेता है? कॉटिलिडॉन्स खा लेते हैं। तो बेसिकली जब हमारा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो यूज कर लेता है, देखो जाइगोट एंडोस्पर्म को खाता है और एम्ब्रियो बनाता है, तो अब जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है वो स्टोर्ड फूड के फॉर्म में स्टोर होता है, वो रिजर्व फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और वो कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलिडॉन्स। तो कॉटिलिडॉन्स आर नथिंग बट दे आर रिजर्व्ड फूड मटेरियल। यहाँ पे हमारे सीड के लिए खाना हमने स्टोर करके रखा है, जैसे कि हमको वटाने में देखने मिलता है, पी प्लांट में, इन लेग्यूम्स। मैच्योर सीड्स दो टाइप की होती हैं, एक नॉन एल्ब्यूमिनस या जिसको हम एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, और एक एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक जिसको हम बोलते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस का नाम क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक। यानी कि ये हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था, जिन सीड्स के पास बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचता। ये वाली सीड देखो, इस सीड ने अपना सारा का सारा एंडोस्पर्म खत्म कर लिया है, ये अच्छा बच्चा है, ये पूरा टिफिन खत्म करके आया है, यानी कि इस सीड ने पूरा एंडोस्पर्म खा लिया है। इस सीड ने क्या किया है? पूरा एंडोस्पर्म खा लिया है। तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। इस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम क्या है? एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स मतलब नो, और एल्ब्यूमिनस यानी कि फूड, यानी कि इस सीड ने पूरा खाना खा लिया है, इसके पास कुछ भी बचा नहीं है, ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। तो सम सीड्स आर नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के पास बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है, क्योंकि उसने अपना पूरा एंडोस्पर्म यूज कर लिया था। और इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है, पी एंड ग्राउंडनट, वटाना एंड मूंगफली। एल्ब्यूमिनस सीड की अगर मैं बात करूं तो ये देखो यहाँ पे एंडोस्पर्म बच जाता है, रेमिनेंट। रेमिनेंट मतलब क्या होता है? लेफ्ट, बचा हुआ, रिमेनिंग एंडोस्पर्म। उस लेयर को बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, जो एंडोस्पर्मिक लेयर होती है। तो ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ है, क्योंकि वो कंप्लीटली यूज नहीं हुआ था ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो ऐसे सीड्स का एग्जांपल क्या है? ग्रासेस वाली फैमिली हम बोल सकते हैं, वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर एक्सेट्रा। और ऐसी सीड को एंडोस्पर्मिक सीड भी बोली जाती है। आप इसको एंडोस्पर्मिक भी बोल सकते हो या इसको एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हो। और ये एग्जांपल्स आपको नीट में पूछे जा सकते हैं। ओकेजनली कभी कभी क्या होता है, इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो होती है, एंड बीट, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस आर आल्सो परसिस्टेंट। रेमिनेंट वर्ड मतलब क्या होता है? इसको 4 बार बोलो। रेमिनेंट मींस लेफ्ट ओवर, बचा हुआ। रेमिनेंट मींस लेफ्ट ओवर, बचा हुआ। कभी कभी क्या होता है, देखो ये हमारा ओव्यूल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो सैक था और इसके बाजू बाजू में यहाँ पे न्यूसिलस था। अब यूजुअली होता क्या है, ये न्यूसिलस का काम क्या होता है? ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट
इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब पूरा का पूरा न्यूसिलस यूज हो जाता है, एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में पूरा न्यूसिलस यूज हो जाता है। बट इन सम केसेस ये थोड़ा बहुत न्यूसिलस बच जाता है। इन सम केसेस न्यूसिलस इज लेफ्ट ओवर। तो इस बचे हुए न्यूसिलस को हम क्या बोलते हैं? इस बचे हुए न्यूसिलस को हम बोल देते हैं पेरिस्पर्म की लेयर है। ये कौन सी लेयर है? पेरिस्पर्म की लेयर। मतलब समझो ये जो मेरा ओव्यूल है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है, अगर ये न्यूसिलस बच गया तो आगे जाके ये जो ओव्यूल है ये सीड बन जाएगी, ये ऐसे सीड बन जाएगी, ठीक है, ये पूरा सीड कोट बन जाएगा और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंदर न्यूसिलस बच जाएगा। ये जो रेड रेड कलर का मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये मेरी न्यूसिलस की लेयर है। जो न्यूसिलस की लेयर आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गई है? पेरिस्पर्म में। किस में कन्वर्ट हो गई है? पेरिस्पर्म। यूजुअली बच्चों को पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में बहुत कंफ्यूजन होता है। पेरिकार्प फ्रूट की लेयर है, मतलब ये जो ओवरी की आउटर वॉल थी ये फ्रूट की आउटर वॉल बनेगी। पेरिकार्प मतलब फ्रूट वॉल और पेरिस्पर्म मतलब सीड की लेयर। देखो इसकी स्पेलिंग में एस है, पेरिस्पर्म की स्पेलिंग में यहाँ पर एस है और न्यूसिलस की स्पेलिंग में भी एस है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो कि कभी कभी न्यूसिलस बच जाता है और उसको हम बोल देते हैं पेरिस्पर्म। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस एवरीबडी। नाउ कम्स इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो मैंने आपको बोला कि इंटीग्यूमेंट्स आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं? इंटीग्यूमेंट्स हमारी सीड का टफ कोट फॉर्म करते हैं जिससे हमारी इंटरनल सीड को प्रोटेक्शन मिलती है, अंदर जो हमारा एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो इट हार्डन्स एज प्रोटेक्टिव सीड कोट। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। क्या बोला गया है हमको यहाँ पे? जो माइक्रोपाइल बच जाता है, देखो कुछ कुछ सीड्स में क्या होता है, पूरा का पूरा सीड फ्यूज हो जाता है। कुछ कुछ सीड्स जैसे राजमा सीड हो गई, ये राजमा वाली सीड है, यहाँ पे देखो एक छोटा सा होल रहता है, या जो छोले वाला ब्राउन चना होता है ना, छोले वाला नहीं, चना मसाले वाला जो ब्राउन चना होता है, तो ब्राउन चने में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है। ये होल कौन सा है? कभी कभी जब चना बन रहा था या राजमा बीन बन रहा था तो उसका जो माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल पूरा क्लोज नहीं हुआ, ये माइक्रोपाइल थोड़ा सा ओपन रह जाता है। इस ओपन माइक्रोपाइल को बोलते हैं कि मतलब ये बच गया है, द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज स्मॉल पोर। और ये माइक्रोपाइल क्या करेगा? जो छोटा सा छेद बच गया है उस छेद की मदद से होने क्या वाला है, जब आप इस सीड को पानी में भिगोगे, चाहे राजमा हो चाहे चना हो, जब आप इसको पानी में भिगोगे तो उसी होल से ये सीड पानी एब्जॉर्ब करेगी और कॉटिलिडॉन्स बाहर आएंगे, यानी कि पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा। सो ये जो छोटा सा होल बच गया है, दिस हेल्प्स, इट हेल्प्स इन एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। कॉटिलिडॉन्स बाहर आते हैं, अंकुर निघतात ना, आपण जेव्हा सीडला पाण्यात टाकतो, कडधान्य जेव्हा आपण पाण्यात भिजवतो तर त्याच्यातून अंकुर निघतात, व्हाइट कलर के ऐसे स्प्राउट्स बाहर आते हैं। तो वो कैसे होता है? बिकॉज सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड ऑक्सीजन। जैसे जैसे सीड मेच्योर होगी वैसे वैसे सीड का जो वाटर कंटेंट है वो कम होते जाएगा। जैसे जैसे सीड मेच्योर होगी सीड ड्राई होते जाएगी, मेच्योर होगी ड्राई। अभी जैसे एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, पंपकिन, कद्दू। पंपकिन जब आप खाते हो तो पंपकिन के अंदर के जो सीड्स होते हैं, जब आप ताजा ताजा पंपकिन काटते हो तो सीड्स गीले गीले रहते हैं, मॉइस्चर रहता है उनमें, लेकिन आप उनको 2 दिन के लिए ऐसे ही बाहर सुखाने के लिए रख दो, पूरा वाटर कंटेंट उसका कम हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ बोली गई है, जैसे जैसे सीड मेच्योर होगी उसका वाटर कंटेंट एकदम कम कम होते जाता है और लास्ट में सिर्फ 10 to 15% वाटर बचता है उसमें। 10 to 15% कम नहीं होता है, 85% कम हो जाता है और 15% बचता है, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सीड के अंदर 85% वाटर है और सिर्फ 15% उड़ गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। 85% पानी उड़ गया सीड में से और सिर्फ 15% सीड में पानी बचा है, यानी इतनी ज्यादा सीड ड्राई हो चुकी है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे सीड मेच्योर हो रही है उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो होते जा रहा है। सीड का मेटाबॉलिक एक्टिविटी टोटली स्टॉप नहीं हो जाएगा, एम्ब्रियो की ग्रोथ अचानक से रुक नहीं जाएगी, नहीं तो वो सीड की वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे पानी कम होते जाएगा उसकी अंदर ही अंदर सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी स्लो होती जाएगी, स्टॉप नहीं होगी। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। द एम्ब्रियो मे एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिव्हिटी कॉल्ड डॉर्मेन्सी। आता डॉर्मेन्सी म्हणजे काय असतं, कधी कधी काय असतं, कभी कभी क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है,
जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो हमारी जो सीड है वो एब्सिसिक एसिड हार्मोन बनाती है। कौन सा हार्मोन बनाती है? एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड के वजह से हमारी सीड का जो आउटर कोट है वो डोरमेंट हो जाता है, वो ओपन ही नहीं होता है, ताकि हमारे जो सीड्स हैं उनके अंदर की वायबिलिटी मेंटेन रहे और किसी गलत जगह पे ये सीड का जर्मिनेशन ना हो जाए। और कभी कभी तो फार्मर्स क्या करते हैं, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, वो लोग सीड के ऊपर एब्सिसिक एसिड छिड़क के उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं मार्केट में, ताकि रास्ते में अगर सीड ट्रांसपोर्ट करते करते मॉइस्चर लग गया तो सीड रास्ते में ही मैच्योर हो जाएगी और फिर पूरी खराब हो जाएगी। हमको वो सीड किसी दूसरे सिटी तक पहुंचाना है तो उसको हमको पैक करके पहुंचाना है, और वो सीड एकदम ड्राई कंडीशन में रहनी चाहिए, वो जर्मिनेट नहीं होनी चाहिए। तो नेचुरली जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, टेम्परेचर अच्छा नहीं होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पानी कम होता है, तो सीड अपने आप डोरमेंट हो जाती है। और डोरमेंट यानी कि बंद हो जाती है, उसकी जो टफ लेयर है वो एकदम से ज्यादा क्लोज हो जाती है और कड़क हो जाती है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन नहीं होता। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी, मतलब जब मौसम अच्छा होगा, टेम्परेचर अच्छा होगा, पानी मिलने लगेगा, तो सीड डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी और जर्मिनेशन प्रोसेस होगा। तो डोरमेंसी में क्या होता है? द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ डोरमेंसी अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, और अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं, मतलब मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, सूटेबल टेम्परेचर है, तो फिर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड, ये मैंने यहाँ पर ही लिखा है ना, ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड, इसको प्लीज हाईलाइट करके लो। इससे हाईलाइट करूं, मैं येलो कलर से करूं? हाँ। ओव्यूल्स विल मैच्योर इनटू सीड, ओवरी विल मैच्योर इनटू फ्रूट, इंटीग्यूमेंट्स विल मैच्योर इनटू सीड कोट, आउटर कोट विल मैच्योर इनटू पेरिकार्प, सेकेंडरी न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बना है, एंडोस्पर्म से कॉटिलिडॉन्स बनेंगे। ठीक है। और न्यूसिलस से पेरिस्पर्म बना है। ये सब इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको अपने नोट्स में इन्वॉल्व कर सको। As ovules mature into seed, the ovary develop into fruit, जो मैंने अभी जस्ट बताया, ovules will mature into seed and ovary will mature into fruit। अब ये फ्रूट में अपने आप नहीं बनती है, जब सीड मेच्योर होती है ना, तो जो डेवलप्ड सीड्स हैं, जो हमारे डेवलप्ड सीड्स हैं, ये डेवलप्ड सीड्स क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस ऑक्सिन हार्मोन। क्या बनाते हैं? ये ऑक्सिन हार्मोन बनाते हैं। और इस ऑक्सिन हार्मोन की वजह से हमारा जो ओवरी है, ये ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। ठीक है। द ट्रांसफर ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट, ये साथ में होता है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला? ओवरी की वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं, और ओवरी से ही फ्रूट बन रहा है, तो फ्रूट की वॉल को क्या बोलेंगे? पेरिकार्प। ये देखो, ये मेरा फ्रूट है और ये उसके पेरिकार्प के लेयर्स है। जो बाहर का छिलका होता है दैट इज एक्सोकार्प, जो बीच वाला पार्ट हम खाते हैं मीसोकार्प, और जो अंदर वाला पार्ट होता है जो सीड से कनेक्टेड होता है दैट इज एंडोकार्प। द फ्रूट्स में बी फ्लैशी, मैंगो जैसा फ्रूट, इसके अंदर भर भर के एंडोस्पर्म होगा। तो फ्लैश, फ्लैश मतलब जो एंडोस्पर्म हम खाते हैं, तो फ्रूट्स फ्लैशी हो सकते हैं जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एटसेट्रा, या फिर कभी कभी फ्रूट्स ड्राई भी होते हैं। फ्रूट्स दो टाइप के होते हैं, दे कैन बी फ्लैशी और दे कैन बी ड्राई। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स की दो अलग अलग वैरायटी बताऊं, एक ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एक फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं इनके पास पेरिकार्प की लेयर्स होती है, तीनों लेयर्स होती हैं। लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनके पास तीनों लेयर्स नहीं होती है, दे डोंट हैव पेरिकार्प लेयर्स। और ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, इनको और एक नाम दिया गया है डेहिस्ड फ्रूट, डेहिसेंट या फिर डेहिस्ड फ्रूट यानी ड्राई। डेहिस्ड वर्ड का मतलब ही होता है ड्राई। तो इसके एग्जांपल क्या है? देखो, फ्लैशी फ्रूट के एग्जांपल क्या है? मैंगो, ऑरेंज, गुआवा। और ड्राई फ्रूट्स का एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड, ग्राउंडनट एटसेट्रा। मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड, बहुत सारे फ्रूट्स ने इवोल्यूशन दिखाया है, और वो अपने अंदर ऐसे छोटे छोटे सीड्स बनाते हैं जो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ये सीड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे उनका डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है। Recall the classification of fruits and the dispersal mechanisms that you have already studied in earlier classes. 11th standard morphology chapter में जो आपने पढ़ा वो आपको फिर से याद करने के लिए बोला जा रहा है। और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, is there any relationship between number of ovules in ovary and number of seeds? Yes, definitely. जितने ज्यादा ओव्यूल्स रहेंगे उतनी ही ज्यादा सीड्स प्रेजेंट होगी, क्योंकि हर एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक होगा। अगर मेरे फ्रूट में 10 ओव्यूल है तो आगे जाके उसमें 10 सीड्स बनेंगे। नंबर ऑफ ओव्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड्स। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट।
अब बेसिकली होता क्या है, समझो ये मेरा थैलेमस है और ये थैलेमस के ऊपर, मतलब दिस इज माय थैलेमस, और यहाँ पे मेरी ओवरी है। अब बहुत बार क्या होता है, कुछ फ्रूट्स में थैलेमस डीजेनरेट हो जाता है, समटाइम्स इट डीजेनरेट्स, इट डीजेनरेट, सिर्फ ओवरी में फर्टिलाइजेशन होगा और ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे टाइप का जो फ्रूट है जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होंगी, ऐसे टाइप के फ्रूट को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रू फ्रूट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका ये जो थैलेमस है ये डीजेनरेट नहीं होता है, कभी कभी थैलेमस और ओवरी दोनों से मिलके आपको अपने आप एक फ्रूट मिल जाता है और इस फ्रूट में सीड्स नहीं प्रेजेंट होंगे, देयर विल बी नो सीड इन सच फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे हम? फॉल्स फ्रूट। तो देखो कभी कभी क्या होता है, फ्रूट्स के कुछ पार्ट्स डीजेनरेट होके गिर जाते हैं, जैसे साइड का कैलिक्स गिर गया, पेटल्स कन्वर्ट हो गए पेरिकार्प में, या कुछ पेटल्स गिर गए। हाउएवर इन स्पीशीज लाइक एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, काजू, द थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। मतलब काजू में तो मैंने खुद देखा है, जो गोवा के लोग हैं, मालवण के लोग हैं, उनको पता होगा कि ये जो थैलेमस है, काजू में आपने देखा होगा ना, ऐसा ऐसा कुछ फ्रूट रहता है और यहाँ से ऐसा काजू निकलता है। तो काजू, कैश्यू में ऐसा होता है कि थैलेमस और ओवरी से मिलके फ्रूट बनता है, तो उसको फिर फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। डायग्राम नंबर 1.15 का बी वाला डायग्राम आपको बोला गया है, फॉल्स फ्रूट ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ये देखो एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, ये हमारा थैलेमस है, ठीक है। ये एंडोकार्प, मीसोकार्प, जो अंदर वाला हम जो पार्ट काट के खाते हैं वो हमारा कार्प वाला पार्ट है। दीज आर दी सीड्स। अब इसमें सीड है पर फिर भी ये फॉल्स फ्रूट है क्योंकि इसमें थैलेमस भी इन्वॉल्व है। ये देखो यहाँ पे हम थैलेमस वाला पार्ट खाते हैं, वटाने में क्या होता है, हम एंडोस्पर्म वाला पार्ट खाते हैं, यहाँ पे हम थैलेमस वाला पार्ट खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थैलेमस भी इन्वॉल्व हुआ है फ्रूट बनाने में। ये जो ऊपर वाली लेयर होती है दिस इज थैलेमस वाली लेयर, तो दिस इज फॉल्स फ्रूट। और ये स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में भी क्या होता है, ये थैलेमस वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, और ये हमारा ओवरी वाला पार्ट कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या है, सीड जैसा स्ट्रक्चर बनने वाला था लेकिन नहीं बना, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी। जो फ्रूट्स सिर्फ और सिर्फ ओवरी के फर्टिलाइजेशन से बनेंगे उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन करके बने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू फ्रूट्स। Although in most of the species fruits are the result of fertilization, क्या बोला गया है, बहुत सारे स्पीशीज में क्या होता है, फ्रूट्स कैसे बनते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। लेकिन ऐसी कुछ स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनती हैं। अब बिना फर्टिलाइजेशन के हमको दो टाइप के फ्रूट्स देखने मिलते हैं, ठीक है। एक है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और दूसरा है अपोमिक्सिस वाला फ्रूट। एक कौन सा है? एक है पार्थेनोकार्पिक, एक है अपोमिक्सिस। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, डायरेक्ट फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे? डायरेक्ट फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ है विदाउट सीड्स, विदाउट सीड्स, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। अगर हमारा ओवरी डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, अगर हमारा ओवरी डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो गया बिना सीड फॉर्मेशन के, तो ऐसे प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं और ऐसे टाइप के फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बनाना, इज वन एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स सच एज ऑक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन का नाम यहाँ पे बताया है आपको कि हम अगर हमको जल्दी फ्रूट को पकाना है तो हम हार्मोन छिड़क के भी फ्रूट को जल्दी पका सकते हैं और उससे सीड नहीं होगा। पार्थेनोकार्पिक पपया आप लोगों ने खाया होगा, बिना सीड वाला पपया, वो भी पार्थेनोकार्पिक का एग्जांपल है। Such fruits are seedless fruit. Clear? Seeds offer several advantages to angiosperms. Now this is one of the most important topic. Seeds हमें बहुत सारे advantages offer करती है। जैसे कि पहला advantage क्या है? सबसे पहला advantage है seeds since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए पानी की जरूरत नहीं थी, हाँ कि नहीं? फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत नहीं थी ना। हमारे स्टिग्मा के पास जितना न्यूट्रिएंट्स होता है उसी की मदद से पोलन ग्रेन जर्मिनेशन करके पोलन ट्यूब बनाता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन करने के टाइम पे पानी की जरूरत नहीं है तो सीड को जब हम ग्रो करेंगे उसको भी कम पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये पहला फायदा हुआ कि हमारे सीड्स बहुत ज्यादा मतलब डिमांडिंग नहीं होते हैं, वो डिपेंडेबल हो जाते हैं। ऑल्सो सीड्स हैव ये सेकेंड फंक्शन, बेटर strategies for dispersal of new habitats
एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। ये सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या है, हमारी जो सीड होती है वो बहुत एडजस्टेबल होती है, ठीक है। जहां आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अडेप्टेशन दिखाती है और इजी ग्रोथ दिखाती है, ताकि न्यू स्पीशीज मिल सके, न्यू वेराइटी मिल सके। सो दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज क्या है, एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व। सीड के पास फूड रिजर्व कैसे प्रेजेंट होता है, कॉटिलिडॉन्स के फॉर्म में। आपल्या सीडकडे कॉटिलिडॉन्स असतात ना, तो वही हमारे सीड का फूड रिजर्व है। यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। मतलब जब तक हमारी सीड में से लीफ नहीं आ जाती तब तक उनके पास अंदर ही अंदर उनका फूड बैंक प्रेजेंट है। मतलब सीड के पास कुछ दिन के लिए खुद का खाना होता है, उसका जो एंडोस्पर्म है वही उसका खाना है। जब तक सीड्स में से लीफ नहीं आ जाएंगे, जब तक उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, तब तक उनके पास उनका पेट भरने तक का इंतजाम होता है, ठीक है। चौथा क्या है, द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। जो इंटीग्यूमेंट्स थे, ये सीड कोट कहां से बने, हमारा जो ओव्यूल का इंटीग्यूमेंट्स है इससे बना है ना सीड कोट। इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो। और पांचवा, बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। तो ये पांचवा फंक्शन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स मदर के होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स फादर के होते हैं, और ये दोनों को मिला के हमको न्यू कैरेक्टर्स मिलते हैं। सो दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ सीड। सीड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। बिना सीड के आप खेती कर सकते हो नहीं। और एग्रीकल्चर हमारे कंट्री का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। मतलब आज भी 60% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई दाना पानी बंद हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मेच्योर सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल म्हणजे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season। तो देखो मैंने आपको अभी जस्ट डॉर्मेंसी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको क्या बताया कि सीड को डॉर्मेंट करना क्यों जरूरी है। जब आप सीड को ट्रांसपोर्ट करते हो या आपको अब ये जो बची हुई सीड है ये नेक्स्ट ईयर यूज करनी है, तो आपको उसको डॉर्मेंट बनाना पड़ेगा, उसको ड्राई बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो सीड बिना मौसम के जर्मिनेट होने लग जाएगी और हमारी सीड वेस्ट हो जाएगी। तो अगर हमें सीड को स्टोर करके रखना है तो उसका डिहाइड्रेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड, नॉट पॉसिबल। बिना सीड के एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये भी तो गलत बात हो जाएगी। मतलब अगर सीड बनी है तो तुरंत उसको ग्रो करो, नहीं तो वो सीड वेस्ट हो जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। सीड को स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो सीड हम फ्यूचर में यूज कर सकें। how long do the seeds remain alive after they are dispersed? अभी देखो ये हमने एकदम थर्ड सेशन में पढ़ा था। सीड की वायबिलिटी अलग अलग होती है, इसको सीड वायबिलिटी बोलते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ सीड्स की वायबिलिटी 30 मिनट्स की होती है, कुछ सीड की वायबिलिटी 30 मिनट्स की होती है, ठीक है, जैसे कि राइस, ओके। लेकिन कुछ सीड्स की वायबिलिटी काफी महीनों तक चलती है और कुछ सीड्स की वायबिलिटी काफी साल तक चलती है। तो ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पे, स्पीशीज पे, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। सो दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। अलग अलग सीड का अलग अलग वायबिलिटी पीरियड होता है। कुछ स्पीशीज सीड की वायबिलिटी कुछ महीनों में ही चली जाती है, और सीड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स। और कुछ स्पीशीज तो सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं और वो वायबल रहेंगे, मरेंगे नहीं, उनकी वायबिलिटी हजारों सालों तक रहेगी। Some seeds can remain alive for hundreds of years and there are several records of very old yet viable seeds। बहुत सारे ऐसे सबूत है हमारे पास जिससे पता चला है कि सीड्स हजारों साल तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहला एग्जांपल है महाराष्ट्र बोर्डच्या टेक्स्ट बुक मध्ये दिलं आहे। ये टेबल मैंने महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से लिया है, इसीलिए मैंने बोला ना महाराष्ट्र बोर्डची टेक्स्ट बुक पण नीट टेक्स्ट बुक सारखीच आहे। इनफॅक्ट महाराष्ट्र बोर्डच्या सिलेबस मध्ये थोडं सिंपल लँग्वेज दिलं असतं, एनसीईआरटी मध्ये खूप कॉम्प्लिकेटेड करून देतात, म्हणून मुलांना भीती वाटते। तो द सीड, हाँ क्या बोला है, द ओल्डेस्ट सीड, ये देखो मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। जो सबसे पुरानी सीड हमें मिली है ल्यूपाइन, दैट इज ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ये कहां से निकाली गई थी, एक्सकवेट करना मतलब क्या होता है, खोद के निकालना, ठीक है। तो ये कहां से पाई गई है, आर्कटिक तुंद्रा रीजन से, यानी एक्सट्रीम पोलर रीजन, ठीक है। कितनी पुरानी है ये सीड, 10,000 साल पुरानी है ल्यूपिनस आर्क्टिकस वाली सीड। द सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावर्ड after an estimated record of 10,000 years of dormancy। Second example, a recent record of 2,000 years old viable seed is of the date palm, खजूर। date palm म्हणजे काय असतं, खजूर। तो ये खजूर की सीड भी रिसेंटली डिस्कवर की गई
2000 साल पुरानी सीड डिस्कवर की गई जो कि वायबल पाई गई है। फिर और एक एग्जांपल दिया है फिनक्स डैक्टिलिफेरा। दिस वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। डेड सी मतलब क्या होता है? वेरी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, वेरी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक्सट्रीम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में भी हमारी सीड जो है वो डोरमेंट हो जाती है, मतलब उसकी ग्रोथ स्टैचू हो जाती है, और जब आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल सॉल्ट कंडिशन में लाओगे तो वो फिर से जर्मिनेट करने लग जाएगी। ठीक आहे? तर इथे तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स दिलेत, हे एक्झाम्पल्स तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plant, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity. Comprehend करना मतलब conclusion निकालना by asking the following questions. तो देखो इस चैप्टर से हमने क्या क्या पढ़ा, आपको ये कंक्लूजन बता रहे हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा. पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक. एक एम्ब्रियो सैक में एक एग प्रेजेंट होता है म्हणजे वन फीमेल गैमेट. हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल. एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा, कभी कभी और भी ज्यादा हो सकते हैं, आता आपण त्या टॉपिकवर येणार. हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी. एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स हो सकते हैं? एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है या फिर मल्टी ओव्यूलेट भी हो सकता है, यूनि ओव्यूलेट, मल्टी ओव्यूलेट. हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर. अभी एक फ्लावर में ये मोनोकार्पलरी भी हो सकता है, इट कैन बी मोनोकार्पल म्हणजे एकच ओवरी असणार, या फिर ये मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है, ये भी हमने देखा था स्टार्टिंग के लेक्चर में. हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ ट्री एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. हे प्रश्न संपणारच नाही. Can you think of some plants in which fruit contains very large number of seeds? ऐसा फ्रूट जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं. मेरे दिमाग में पहला फ्रूट आता है संतरा और दूसरा आता है नींबू. Orchid fruits are one such category and each fruit contain thousands of tiny seeds. और जितने ज्यादा सीड्स प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा वो सीड्स दूर तक स्प्रेड होंगे, और जितने ज्यादा दूर तक हमारी सीड्स जाएंगी उतने ज्यादा प्लांट्स हमको मिलेंगे. तो सिमिलर इज द केस इन फ्रूट्स ऑफ सम पैरासाइटिक स्पीशीज, जो दूसरे फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड करके अपने करते हैं. अशा प्लांट्स से एग्जांपल क्या है? ओरोबैंक एंड स्ट्रिगा. हैव यू सीन अ टाइनी सीड ऑफ फिकस. फिकस का सीड बहुत छोटा होता है बट प्लांट्स काफी बड़े होते हैं. हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फिकस. फिकस का प्लांट बहुत बड़ा होता है बट सीड बहुत छोटे होते हैं. तो देखो नेचर कितना मैजिकल है. तो हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड्स डज ईच फिकस ट्री प्रोड्यूस. और जितना बड़ा झाड़ उतने ज्यादा सीड फॉर्मेशन. तो मतलब यहाँ पर हमको ये बताया जा रहा है कि प्लांट रिप्रोडक्शन किसी भी नेचर के मैजिक से कम नहीं है. कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जांपल इन विच सच अ टाइनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस लार्ज बायोमास ओवर द इयर्स. ऐसे कोई सीड सोचो जिससे हमको बहुत सारा फ्रूट्स मिलता हो, साइज छोटा बट प्रोडक्शन ज्यादा. चलो एक एमसीक्यू देखते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक करते हैं इस चैप्टर का. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन डैश. नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब क्या होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक. ऐसा कौन सा सीड है जिसका एंडोस्पर्म पूरा यूज हो जाता है? बताओ, ऐसा कौन सा सीड है जिसका एंडोस्पर्म पूरा यूज हो जाता है? यस, क्या आएगा यहाँ पे? हमारा प्यारा वटाना. मैगी बिना वटाने के खाली लगती है, सो पी. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक फटाक से देख लेते हैं. विल फिनिश द चैप्टर. राइट, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. सबसे पहले तो हम वर्ड समझते हैं. अपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? अपोमिक्सिस वर्ड का मतलब होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. और बिना फर्टिलाइजेशन किए हमें सीड मिलेगी. विदाउट फर्टिलाइजेशन वी विल गेट सीड. ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं अपोमिक्सिस. देखो, बिना सीड वाले फ्रूट को क्या बोलते हैं? विदाउट सीड जो फ्रूट हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो कि पार्थेनोकार्पिक जो कि ऑक्सिन हार्मोन की मदद से मिल सकता है. ठीक है, सो विदाउट सीड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, और फर्टिलाइजेशन के बिना सीड बन गई तो ऐसे फ्रूट को अपोमिक्टिक या अपोमिक्सिस प्रोसेस बोलते हैं. आता ह्याच्यात सांगितलं काय ते आधी समजून घेऊया. देखो यहाँ पे अपना ना ये ओवरी है, इसके अंदर हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है. अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो साइड साइड में जो न्यूसिलस के सेल्स हैं
हे जे न्यूसेलसचे सेल्स आहेत हे डिप्लॉइड सेल्स असतात, हे आपल्याला माहिती आहे. ये न्यूसेलस के सेल्स हैं और न्यूसेलस के सेल्स डिप्लॉइड होते हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि ये न्यूसेलस के सेल्स ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये न्यूसेलस के सेल्स एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमको डिप्लॉइड सीड मिल जाती है. तो ये एक टाइप का अपोमिक्सिस हुआ, न्यूसेलर अपोमिक्सिस. न्यूसेलस के सेल फूड को कन्वर्ट करके उन्होंने सीधा सीड बना दिया, तो दिस इज अ टाइप ऑफ अपोमिक्सिस. और कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो मेगास्पोर मदर सेल है और एक ऑप्शन है, उसमें क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है, दिस इज माय मेगास्पोर मदर सेल, ये मेरी डिप्लॉइड मदर सेल है. बिना मियोसिस किए, विदाउट मियोसिस, ये मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी और इसी एम्ब्रियो से मुझे सीड मिल जाएगा. और ये सीड भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि मियोसिस हुआ ही नहीं. तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसने भी सीड बना दिया. तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को भी बोलते हैं अपोमिक्सिस. ऐसे टाइप के प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, अपोमिक्सिस. और यहाँ पर ये कौन से टाइप का अपोमिक्सिस है, अपोस्पोरी. क्या बोलते हैं इसको, अपोस्पोरी. ठीक है. तर आता थिअरी बघूया. थिअरीमध्ये काय दिलं आपल्याला, ओके. Although seeds in general are the product of fertilization, काही plants असे असतात, कुछ plants ऐसे होते हैं, some species of Asteraceae family, this is NEET का example question, and some grasses वाला जो species होते हैं, they have evolved a special mechanism. इन्होंने evolution की मदद से ये क्या करते हैं, they produce seed without fertilization, बिना fertilization के ये seed बना देते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं अपोमिक्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया. ठीक है. What is fruit production without fertilization? बिना fertilization के अगर फ्रूट हो रहा है तो ऐसे टाइप के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, अपोमिक्सिस. तो अपोमिक्सिस एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, अपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमको प्रोडक्ट मिल रहा है बट बिना फर्टिलाइजेशन किए. मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस की कॉपी की जाती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे सीड मिलता है, वैसे अपोमिक्सिस में भी सीड मिलेगा, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के. So there are many ways of development of apomictic seeds. कुछ species में क्या होता है, in some species the diploid egg cell, मतलब ये वाला example, in some species the diploid egg cell without meiosis, बिना meiosis किए ये egg cell direct develop हो जाएगा embryo में और बन जाएगा seed. और दूसरा example है, in many fruits like mango, lemon, variety of some of the nucellar cells surrounding the embryo sac, they start dividing, protruding into the embryo sac and develop into the embryos. मतलब क्या बोला है कि मैंगो जैसे एग्जांपल अगर है तो इसमें क्या होता है, ये न्यूसेलस के सेल्स अंदर जाके एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनाने लग जाते हैं और ये खुद ही सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. एंड सच स्पीशीज, each ovule contains many embryo, so occurrence of more than one embryo is referred to as polyembryony. अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, जब नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हमें एक जाइगोट मिलता है, आगे जाके इससे हमको एक सीड मिलती है और एक प्लांटलेट मिलता है. लेकिन यहाँ पर अगर न्यूसेलस के सेल्स को मस्ती सूझी तो ये न्यूसेलस के सेल्स क्या करेंगे बच्चों, ये न्यूसेलस के सेल्स क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे नॉर्मल जाइगोट मिला है, आई हैव गॉट नॉर्मल जाइगोट, लेकिन नॉर्मल जाइगोट के साथ साथ जो न्यूसेलस के जो सेल्स हैं हे आधीपासूनच डिप्लॉइड आहेत, तर ह्यांना फर्टिलायझेशन करायची गरज नाहीये. ये न्यूसेलस के सेल्स एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाएंगे, एम्ब्रियो सैक के अंदर खसकने लग जाएंगे और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन जाएगा. दिस विल बिकम एक्स्ट्रा एम्ब्रियो, जिसके वजह से एक्स्ट्रा सीड मिलेगा और ये कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी. मतलब ओव्यूल एक ही था, वी हैड ओनली वन ओव्यूल, लेकिन इसके अंदर न्यूसेलस के वजह से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो फॉर्म हो गए. और ये होता है बहुत सारे फ्रूट्स में, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, उसमें ऐसा ही होता है. ठीक है. So take out some seeds of orange and squeeze them. Observe many embryos of different size and shape from each seed. तो आप जब सीड को जब आप काटोगे तो आपको दिखेगा अंदर embryos in each seed. ये तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा. And what would be the genetic nature? अब देखो अपोमिक्सिस की वजह से जो एम्ब्रियो बना है, ये एम्ब्रियो हेप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, ये हेप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, इट विल बी डिप्लॉइड, इट विल बी डिप्लॉइड, क्योंकि ये न्यूसेलस से है. और ये जो सीड्स मिली है, ये सीड्स किसके साथ मैच करेंगी, ये जो सीड है इट विल बी जेनेटिकली सिमिलर, इट विल बी
genetically similar to the parent plant. It will be genetically similar to the parent plant. तो अगर इसका जेनेटिक नेचर हम पूछें तो ये कैसा होगा, अपने पेरेंट प्लांट से जेनेटिकली सिमिलर होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, मेल गैमेट आया ही नहीं है, जो है फीमेल ने खुद से खुद अपना काम कर लिया है, ठीक है। हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हम दो एक्सट्रीम टॉप वेराइटीज के सीड लेते हैं, मतलब ये मेरा ए वाला वेराइटी का पोलन ग्रेन है, दिस इज टॉप क्वालिटी पोलन ग्रेन एंड दिस इज टॉप क्वालिटी स्टिग्मा। मैंने इन दोनों को आपस में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया। क्या कराया? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो अब मुझे जो सीड मिली है ये सीड एकदम टॉप क्वालिटी की है, ठीक है, जो मुझे सीड मिली है ये एकदम टॉप क्वालिटी की है, इसको बोलेंगे हाइब्रिड सीड। क्या बोलेंगे इसको हम? हाइब्रिड सीड। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। तो अगर ये मेरी हाई क्वालिटी की सीड है तो मुझे इससे प्रोडक्शन भी एकदम टॉप क्वालिटी का मिलेगा, मुझे इससे प्रोडक्शन भी एकदम टॉप क्वालिटी का मिलेगा। इसका एक ही प्रॉब्लम है कि इस हाइब्रिड सीड ने म्हणजे ही जी सीड मला मिळाली, ये सीड से जो मैंने प्लांट ग्रो किया वो एकदम टॉप क्वालिटी का है, लेकिन अब इस प्लांट से जो मुझे सीड मिलेगा उसमें ये सेम क्वालिटी नहीं रहेगी, क्योंकि इसने क्रॉस पॉलिनेशन किया दूसरे प्लांट के साथ और इसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो अब ह्या प्लांट मधून जे हायब्रिड प्लांट होतं, ह्या प्लांट मधून मला मिळणार, इट विल बी नॉट टॉप क्वालिटी, इट विल बी नॉट टॉप क्वालिटी। तो अब मैं नया प्लांट ग्रो करती हूँ तो उसमें टॉप प्रोडक्ट नहीं होगा, उसमें टॉप क्वालिटी नहीं होगी, मतलब ये सीड यूजलेस हो जाएगी। तो मतलब अगर मुझे टॉप क्वालिटी का प्लांट ग्रो करना है तो मुझे बार बार हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा और ये प्रोसेस महंगा हो जाएगा। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। मतलब अगर मुझे टॉप क्वालिटी का प्लांट चाहिए तो मुझे बार बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर हम हाइब्रिड प्लांट का सीड कलेक्ट करते हैं, ये मेरा हाइब्रिड प्लांट है, अगर मैं इसका सीड कलेक्ट करती हूँ, द प्लांट विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कॅरेक्टर्स। तर हे जे गॅमेट्स आहेत हे गॅमेट सेग्रीगेट होतील आणि आता ह्या प्लांट मध्ये मला टॉप क्वालिटी नाही मिळणार। सो इट विल नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली। तो हर साल हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते, ये प्रोसेस सिंपल नहीं है, ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है और महंगा प्रोसेस है। बार बार ये प्रोसेस करने जितना अपने पास पैसा नहीं है, अपने पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू अपोमिक्टिक देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। तो क्यों ना ये जो हाइब्रिड सीड है इनको हम अपोमिक्टिक बना दें। अपोमिक्टिक मतलब क्या होता है? हे सीड्स फर्टिलायझेशन वरती डिपेंडेंट करणारच नाही, फर्टिलायझेशन वर हे सीड्स डिपेंडेंट नहीं करना, फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट। मतलब ये सीड्स कैसे हो जाएंगी? फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इफ नो फर्टिलायझेशन, जर फर्टिलायझेशन नाही झालं मुलांनो, फर्टिलायझेशन, अगर फर्टिलायझेशन नहीं हुआ देन no changes in the characters, no changes in the seed, same quality will be maintained। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस नहीं होगा तो क्वालिटी चेंज नहीं होगा और हमको जो क्वालिटी चाहिए था वही बार बार मिलेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, कोई भलता ही मेल गैमेट आके फर्टिलाइजेशन कर देगा और वो जो मेल गैमेट आया है अगर उसके पास अच्छे कैरेक्टर्स नहीं हुए तो मेरा फिर जो न्यू प्लांट मिलेगा इट विल नॉट बी ऑफ व्हेरी गुड क्वालिटी। म्हणजे मला एकदा गुड क्वालिटीचा प्लांट मिळेल जेव्हा मी आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन केलंय, पण तेच आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन करून मी जे प्लांट उगवणार, ह्या प्लांट मधून मला जी नवीन सीड मिळणार त्या नवीन सीड वरती फर्टिलायझेशन होणार आणि फर्टिलायझेशन करून कोणतं तरी दुसरं गॅमेट येईल आणि ते नवीन सीड बनवणार आणि आता जी नवीन सीड मिळणार ती एवढी चांगली क्वालिटीची नसणार। तर मला हे प्रोसेस करायचंच नाही, मला हे रिस्क घ्यायचंच नाहीये। तो मैंने क्या किया, जब मैंने फर्टिलाइजेशन किया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया, मैंने इस सीड को अपोमिक्सिस में कन्वर्ट कर दिया। म्हणजे आता ह्या सीडला फर्टिलायझेशनवर डिपेंडेंट राहायची गरज नाहीये, हे सीड्स विदाउट फर्टिलायझेशन सेम क्वालिटीचे सीड्स बनवत राहतील। So then the farmers can keep on using the hybrid seeds so that they can grow crop new year every year और उनको बार बार hybrid seeds नहीं खरीदना पड़ेगा। Because of the importance of apomixis in hybrid seeds, industry active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and transfer apomictic genes into hybrid varieties। तो आने वाले फ्यूचर में अगर किसी को बॉटनी में इंटरेस्ट है
तो अपोमिक्सिस ये एक बहुत ही अच्छा फील्ड है जिसमें आप अलग अलग हाइब्रिड वैरायटी के जीन्स और हाइब्रिड सीड्स बनाना सीख सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक और यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझा होगा। चलो कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। चलो ये रहा पहला एमसीक्यू। द रेसिड्यूअल परसिस्टेंट पार्ट, परसिस्टेंट म्हणजे रेमिनेंट, जो पार्ट बच जाता है उसको परसिस्टेंट बोलते हैं। तो रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल मतलब बचा हुआ। द रेसिड्यूअल परसिस्टेंट पार्ट ऑफ विच फॉर्म्स द पेरिस्पर्म इज नोन एज डैश। पेरिस्पर्म किससे बनता है? पेरिस्पर्म कौन से पार्ट से बना है बताओ फटाफट। ये मैंने आपको अभी बताया था, आज के ही सेशन में पढ़ा है हमने, है आजच्याच सेशनचा क्वेश्चन है। किससे बनता है ये? सॉरी ये होमवर्क है आपका। पेरिस्पर्म किससे बनता है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये नीचे आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 2, इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। ये 2020 का क्वेश्चन है। तो ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे? म्हणजे हे आपलं थॅलॅमस आहे आणि हे आपली ओवरी आहे। तो ओवरी प्लस थैलेमस, जब ये दोनों मिलके हमारा फ्रूट बनाते हैं तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? मी आत्ताच सांगितलंय, सेशनला जरा मागे करा, तुम्हाला आंसर मिळेल। यस, तो ऐसे टाइप के फ्रूट को क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट या फॉल्स फ्रूट? नीचे कमेंट करो। दिस इज योर होमवर्क नंबर 2। Which one of the following statement regarding post fertilization development in flowering plants is incorrect? 2019 का एमसीक्यू है ये। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, करेक्ट। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, करेक्ट। सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ओव्यूल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक। अब इसमें से बताओ क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है, ये आपको कमेंट करना है। दिस इज योर होमवर्क नंबर 3। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, हाँ, बहुत बदमाश बच्चे हो। पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन डैश। पेरिस्पर्म किससे बना है? अभी आपने कमेंट किया, पेरिस्पर्म न्यूसिलस से बना है, न्यूसिलस डिप्लॉयड होता है। एंडोस्पर्म किससे बना है? सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट। तो पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस है बताओ? पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस है? दिस इज योर होमवर्क नंबर 4। यस, तो आई होप आपको ये सारे आंसर्स इजीली आ जाएंगे और आप इजीली इनको कमेंट करोगे। ये सेशन अगर आपको यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, नीचे कमेंट करो, तो ही मुझे पता चलेगा कि इन सेशंस का आपको कुछ फायदा हो रहा है। और इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है और मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लाइव पीवाईक्यू एमसीक्यू सेशन। आप लोगों के लिए हमने इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक श्योर दैट यू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। नीट 2026 को बहुत कम टाइम बचा है और जितना हो सके मैं उतनी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, लेकिन बदले में आपको भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।